अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 1 के जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दरअसल वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है किसी भी जो एटम होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है या कहीं भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके सेकेंड आउटरमोस्ट शेल में अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए या आउटर मोस्ट शेल में हमें ज़रूरत पड़ जाए कि इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो लाजमी बातें देखें। जैसे जो शेल होते हैं वो दरअसल एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जी जब हम ही लाइट पड़ती है मेटल पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कभी। तो होता क्या है कि जब लाइट पड़ती है मतलब ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, सही है ना, जो शेल्स होते हैं जब भी स्पेसिफिक एनर्जी जो जितनी भी वो शेल एनर्जी लेवल की शेल को हम एनर्जी लेवल कहते हैं तो उतनी एनर्जी रिक्वायर होती है उस इलेक्ट्रॉन को। जब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो वो जम करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, मतलब दूसरे शेल में चला जाता है। या अगर वो खुद से एनर्जी लूज़ कर देता है तो वो नीचे के शेल्स में आ जाता है, मतलब लो एनर्जी में आ जाता है। तो दरअसल मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि शेल होता है एनर्जी लेवल। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है किसी भी शेल से मतलब किसी भी एनर्जी लेवल से तो हमें उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो उस शेल से बाहर निकले, सही है। लेकिन जब हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी कहते हैं। तो दरअसल ये इसी एनर्जी का नाम होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस फेज। जब भी कोई भी एलिमेंट जब गैसियस फेज में चला जाए, ठीक है, उसके बाद गैसियस फेज़ मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक फेज़ होता है, ठीक है। तो जब हम उस एनर्जी फेज़ में जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दें, बाहर निकाल दें किसी किस में से आउटरमोस्ट शेल में से, तो हम उस जो एनर्जी को जो खर्च हुई उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। फर्स्ट आईपी भी होती है, सेकंड आईपी भी होती है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट में से पहला इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं कि जी ये फर्स्ट आईपी है। मतलब जब हम जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और उससे पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ठीक है। तो आपने ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को विजुलाइज करना है, इसे हम देंगे एनर्जी, सही है, एनर्जी। इस एनर्जी का नाम जो होगा वो होगी आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब हम इसे स्पेसिफिक अमाउंट जितनी इस एनर्जी लेवल की इस शेल की एनर्जी होती है उतनी एनर्जी देते हैं तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाता है, तो इसे ही हम आईपी कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सेकंड आउटर मोस्ट शेल में अगर हम चले जाएं, सेकंड आउटर मोस्ट शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के से एक जो पहले शेल होगा उस शेल में उसमें से इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। जब हम ये जो रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रॉन 11th इलेक्ट्रॉन हम इसका रिमूव करवा देंगे, उसके बाद ये ऑक्टेट वाला शेल बच जाता है। अब अगर हमें इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्म है सोडियम की, ठीक है ना, तो इधर से निकालने में हमें ये जो मतलब सेकंड आईपी होगी ये बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो ये आपने समझा कि ये पहला इलेक्ट्रॉन जो इजीली निकल जाता है या मुश्किल से निकलता है तो ये फर्स्ट आईपी होती है, लेकिन जो सेकंड होती है वो तो लाजमी हाई एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालें। क्योंकि एक एलिमेंट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फ़र्ज़ करें जैसे फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, ठीक है, तो अब बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 11 प्रोटॉन हैं ये फोर्स लगा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका मतलब ये है कि इनको जितनी ये आराम से पकड़ेंगे, ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके बाद ये 11 प्रोटॉन्स की फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे होगी। तो मतलब ये ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम इस 10 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अगर इस 10 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये 11 प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो 9 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा। मतलब इसकी थर्ड आईपी जो होगी, मतलब अगरचे मैं इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं, जो ग्रुप्स में क्या होता है इसका ट्रेंड। तो ग्रुप नंबर 1 and 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में द आयोनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकेंड एटॉमिक
अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सही है, जब भी हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब फर्स्ट ए और सेकेंड ए में जब हम नीचे जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, इसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम, जैसे इस तरह से मूव करते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो कम होती जाती है। मतलब ऊपर के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उससे आगे जब हम मूव करते हैं तो मॉडरेट, उससे नीचे जब जाते हैं तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब द as we move down in first and second, the distance between the nucleus and the outermost valence electron increases, so nuclear force, nuclear electrostatic force decreases, so it become easy to remove an electron easier। सही है, जैसे हम मूव करते हैं नीचे तो होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाता है, मतलब जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है न्यूक्लियस के दरमियान और आटोमोस्ट शेल के दरमियान, जो आटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान कम हो जाती है। इसकी वजह यही है, जो पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की है, कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को टच नहीं कर पाती, नहीं पकड़ पाती, तो इस वजह से ये शील्ड करना हुआ। जब ये शील्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ईजी हो जाता है कि नीचे के जो एलिमेंट्स हैं जहाँ साइज़ बड़ा हो जाता है एक एलिमेंट का, वहाँ से हम इजी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं थर्ड ए ग्रुप में। तो थर्ड ए ग्रुप में मतलब बोरोन वाले ग्रुप में, सही, बोरोन फैमिली में, द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप थर्ड ए शो इन irregularities, सही है, on two places as we move down the group. Firstly, gallium has higher ionization potential than aluminum, and secondly, thallium exhibit higher IP than indium। अच्छा, जब हम थर्ड ए में बात करते हैं तो यहाँ दो रीजंस जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं। अब वो हैं कौन कौन से, जैसे कि जिक्र हुआ गैलियम के पास ज़्यादा। अब जब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है नीचे इधर, ठीक है, अब देखें इस जगह पे आप गौर फरमाइएगा कि ये थर्ड ए ग्रुप है, इस फैमिली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जब देखते हैं 800, उसके बाद 577 कम हुआ, आईपी जो थी कम हुई। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा, यही वजह थी। सही है, उससे नीचे जब हम मूव करते हैं गैलियम पे तो इससे कम होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ा। ठीक है, ये जो बढ़ा है, बड़ी आईपी जो आई, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम मूव करते हैं आगे, तो ये कम हुई, उसके बाद ये 560 के बाद फ़ौरन बढ़ती है 590। तो यही सवाल है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। अब जो गैलियम है इसकी टर्म्स में आप जो रीज़न है वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लिखें। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है कि गैलियम के पास जो आईपी होती है एल्युमिनियम से ज़्यादा, तो ये गैलियम के आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है, इसकी वजह डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, अब होता क्या है इस केस में, अब आप इस केस में क्या होता है कि बोरोन उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम होनी चाहिए थी गैलियम की, लेकिन ज़्यादा हुई। इसकी वजह यह है कि गैलियम के पास डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में ये सारी वजूहत डिस्कस कर चुका हूँ। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग तरह का होता है एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी सबशेल के। एस एंड पी सबशेल के मुकाबले में डी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से ये सही से शील्ड नहीं कर पाते। जब भी डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं समझे कि भाई सही से शील्ड नहीं करेंगे। शील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंस को नहीं रोकेंगे न्यूक्लियस की। तो इस वजह से अब यहाँ पे घटना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे ये गैलियम के जो डी सबशेल है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या नहीं कर सके, शील्ड नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने सही से काम किया। ये रीज़न आपने याद रखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने काम किया। तो ये मुश्किल हुआ किसके लिए, हमारे लिए, कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें हम किस में से, एल्युमिनियम में से इजीली कर सकते हैं, लेकिन गैलियम से हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकते। अब जब हम इंडियम एंड
थालियम पे मूव करते हैं तो इसमें थोड़ी सी वजह होती है, वो होती है डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी जो डिफरेंट वजह है वो इस जैसी बिल्कुल भी नहीं है, सही है ना, इधर डिफरेंट वजह होती है। तो जब ये इम्तिहान में भी आएगा तो आपने रीजनिंग क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि किस जगह पे कैसा रीज़न पेश करना है। अब जब हम नीचे मूव करते हैं इंडियम एंड थालियम पे, तो इस केस में क्या होता है कि जी इसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं इसके पास उसके मुकाबले में लाजमी बात है ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो इंडियम इंडियम 560 590, जबकि इधर ज़्यादा होना चाहिए था, इधर बढ़ना चाहिए, इधर कम होना चाहिए था। आईपी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, लेकिन हुआ क्या कि इधर कम है और इधर ज़्यादा है। तो इसकी वजह सिंपली ये है कि इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपनी फोर्स लगा के करीब करते हैं। जो इनके थालियम के करीब के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उन्हें तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पकड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो डी एंड एफ ऑर्बिटल आते हैं, सही है। और जब हम फर्दर उसके बाद 6 ई तक, मतलब ये किस 1 2 3 4 5 6 6 पीरियड से है, सही है। तो इसके पास 6 शेल्स होते हैं, ठीक है। जो 6 शेल के एस एंड पी होते हैं, मतलब 6s एंड 6p, वो क्या होते हैं कि सिकुड़कर आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो जब इस तरह से इसकी पोजीशन बनती है तो इसकी जो आईपी होती है, क्योंकि फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियम। थालियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियम, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से थालियम में जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्योंकि करीब के इलेक्ट्रॉन्स को तो वो फोर्स लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लोहे की चीज़ ले लें तो दूर भी रखें, करीब की चीज़ें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर हम प्लेस करते हैं इधर तो उसकी फील्ड जो होगी इन्हें तो खींचेगी लेकिन इनको भी खींच लेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो दूर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी करीब आ जाते हैं और ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि इनमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। अब हम इसमें फर्दर मूव करते हैं तो these irregularities occur due to insufficient shielding of nuclear charge in gallium by 3d electrons and thallium 4f electrons के थालियम में 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फोर्थ एलिमेंट जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउएवर इन दिस बिटवीन टिन एंड लेड देयर आर इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व के टिन एंड लेड के दरमियान हमें इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज स्लाइटली हायर देन टिन ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बिटवीन टिन एंड लेड। दीज देयर इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट नॉन एज लेंथनाइड। अच्छा, ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रुप 4A में, ठीक है, इस ग्रुप में स्टडी करने जा रहे हैं। ग्रुप 4A में क्या होता है कि जी टिन और लेड के दरमियान, या आपने याद रखना है टिन ये 700 और 710, इनके दरमियान क्या होता है कि भाई इधर 700 एंड इधर 710 है। तो दरअसल होना ये चाहिए था कि टिन की ज़्यादा होनी चाहिए थी और लेड की कम होनी चाहिए थी आईपी, लेकिन होता ये है कि टिन की कम होती है और लेड की ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह लेंथनाइड कंट्रैक्शन होती है, मतलब ये आते हैं फ़ौरन लेंथनाइड्स के बाद, ठीक है। बोरॉन और कार्बन, सॉरी, इससे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन से पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीच में प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये फ़ौरन उन्हीं के बाद आते हैं, इस वजह से इनमें लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब इनका जो सुकड़ना होता है, इसको हम सुकड़ना कहते हैं दरअसल। इस रीज़न को भी आप ये बहुत ही ज़्यादा अहम है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो 4f जो इसमें भी f ऑर्बिटल आ जाता है और यही सेम रीज़न काम करता है कि 4f इतनी शील्डिंग नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी इसका स्ट्रक्चर जो है और इससे इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाती है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं 5th 6th एंड 7th के। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रिमेनिंग ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट फॉलो रेगुलर ट्रेंड, मतलब पैटर्न ऊपर से नीचे तक कम होती जाती है। इट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेज। जैसे कि एटॉमिक रेडिया नीचे जाने से इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है, मतलब एटॉमिक रेडिया जब बढ़ता जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है, सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है तो आसानी से हम आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो यूनिट होता है वो किलोजूल पर मोल होता है आईपी का, मतलब इतने किलोजूल पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को।
और इस लेक्चर में जो भी रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उन्हें आपने पढ़ना है लाजमी, और ये इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मस्ट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।